पास कितना भी काम हो, लेकिन उसकी शादी का जोड़ा तो मैं ही सिलूंगी, और ऐसा सिलूंगी कि शादी में आए सभी लोग देखते रह जाएंगे। सीतापुर के गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में मुकेश और उसकी पत्नी रहती थी। उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी और इसलिए वो दोनों बहुत खुश थे। दीदी ये लो मिठाई खाओ, रंजन का रिश्ता तय हो गया है। बहू बहुत गुणवान है, दर्जी भी है। और एक दर्जी से रिश्ता तय हुआ है तो इतना चहक रही है तू। मेरे बेटे की तो बड़े घर की लड़की से बात चल रही है। वो क्या कहते हैं रिंकी? फैशन डिजाइनर माँ। हाँ, लड़की फैशन डिजाइनर और सुंदर भी बहुत है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। वैसे भी हमारे बेटों के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया। मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है। क्या चाची, खुशी में आप ये लड्डू बांट रही हो? एक बार मेरी भाभी आ जाएंगी ना तो मैं आपको देसी घी की बर्फी खिलाऊंगी। वो बेचारी उनकी बातें सुनकर चुप रहती है, उनको कोई जवाब नहीं देती है। वो दोनों सगी बहनें थीं। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपने अपने बेटों की शादी कर देते हैं और अगले दिन बहू दिखाई करने के लिए अमीर बहन अपनी बेटी के साथ गरीब बहन के घर पर आती है। बहू, ये तेरी ताई सास और उनकी बेटी है। मेरी बहू जितनी नहीं, लेकिन तेरी बहू भी सुंदर है सुनीता। ले बहू, ये तेरी मुंह दिखाई। ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अरे भाभी ले लो। वैसे इतना महंगा हार आपने कभी देखा तो नहीं होगा। अब चाची तो मेरी भाभी की मुंह दिखाई में लिफाफा पकड़ा कर चली आई थी, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना। माँ जी ने जो भी दिया आशीर्वाद के रूप में दिया होगा, और वैसे भी उपहार की कीमत नहीं, उपहार देने वाले की नियत देखी जाती है। आप प्यार से दे रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। देखा रिंकी, गरीब सही, लेकिन मेरी भाभी का दिल बहुत बड़ा है। अमीर रिंकी अपनी बहन की बात सुनकर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। रिंकी की भाभी एक बड़ी फैशन डिजाइनर थी, तो उसका सारा दिन बस ड्रेसेस की डील करने में ही चला जाता है। एक दिन उसकी ननद अपनी भाभी के कमरे जाती है। वहाँ पर बहुत सारी डिजाइनर ड्रेस तैयार हुई रखी थी। उनमें से एक ड्रेस उसे बहुत अच्छी लगती है। तभी वहाँ पर उसकी भाभी भी कमरे में आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में मत आया करो। भाभी, मैं तो बस आपकी बनाई ड्रेसेस को देख रही थी। मुझे ना ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लगी। क्या आप मेरे लिए भी एक ऐसी ही डिजाइनर ड्रेस सिल देंगी? तुमने क्या मुझे अपना पर्सनल दर्जी समझ रखा है? मेरी बनाई ड्रेस के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और तुम मुझसे अपना काम फ्री में करवाना चाहती हो। हमारा तो ननद भाभी का रिश्ता है। आप इतना तो अपनी ननद के लिए कर ही सकती हैं। बदले में आप जो बोलोगी मैं कर दूंगी। अपनी ननद की बातें सुनकर भाभी मन ही मन सोचती है, सही है, इसके लिए ड्रेस बनाने का तो पता नहीं, इससे अपना काम निकलवा लेती हूँ मैं। ठीक है, मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए ड्रेस डिजाइन। पहले इस कमरे को अच्छी तरह से साफ कर दो। कमरे की सफाई वो भी मैं? डिजाइनर ड्रेस चाहिए ना, तो करनी पड़ेगी। ननद को ना चाहते हुए भी अपनी भाभी के कमरे की सफाई करनी पड़ती है। ऐसे ही दूसरी तरफ गरीब थी, जो अपने परिवार के लिए बाहर के लोगों के भी कपड़े सिला करती थी। एक दिन उसकी ननद का सूट काम करते हुए फट जाता है, तो उस पर उसकी भाभी की नजर पड़ती है। अरे तन्वी, तुम्हारा सूट तो बुरी तरह से फट गया है। हाँ भाभी, वो काफी पुराना हो गया है ना, तो शायद इधर उधर लगकर फट गया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी एक साड़ी से तुम्हारे लिए सूट बना दूंगी। नहीं नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं भला? मेरे लिए आप अपनी साड़ी क्यों बर्बाद करेंगी? अरे इसमें बर्बाद करने वाली क्या बात है? मेरा बनाया हुआ सूट तुम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। एक तरफ जहाँ गरीब होकर भी ननद भाभी हंसी खुशी मिलकर रहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकी और उसकी भाभी अमीर होकर भी दिखावे की जिंदगी जी रहे होते हैं। ऐसे ही समय निकलता है और अब दोनों बेटियों के लिए रिश्ते आने लगते हैं। दीदी, मुझे तो तन्वी के लिए लड़का पसंद है। अच्छा घर बार है और लड़का कमाता भी अच्छा है। और क्या, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तो रिश्ता बढ़िया है। मेरे भाई साहब ने भी रिंकी के लिए रिश्ते को हाँ कर दी है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दीदी। मैं क्या सोच रही थी दीदी, हम एक ही मंडप में रिंकी और तन्वी की शादी करवा देते। वाह चाची, आप तो अपना खर्चा बचाना चाहती हैं। बड़ों से ऐसे बात की जाती है रिंकी? कोई बात नहीं भाई साहब, बच्ची है। ये बच्चे अब शादी के लायक हो चुकी है सुनीता। तुम सही कह रही हो। आखिर दोनों हैं तो एक ही घर की बेटी, तो हम एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा देते हैं। अपने पति की बात सुनकर दोनों माँ बेटी चुप हो जाती है और दिन गुजरते हैं और दोनों ही बेटियों की शादी रस्में एक साथ होने लगती है। ऐसे ही एक दिन सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं। अरे वाह तन्वी, ये सूट तो कहाँ से लाई? बड़ा चमकदार है।
ताई जी, ये मैं कहीं से लाई नहीं हूँ, बल्कि मेरी भाभी ने अपनी साड़ी से मेरे लिए सूट बनाया है। अच्छा, वैसे इस बार तो खरीदारी मुझे भी कम ही करनी पड़ेगी, अब मेरी बहू डिजाइनर जो ठहरी। और नहीं तो क्या, मैं अपनी हल्दी, मेहंदी और शादी तीनों के लिए डिजाइनर कपड़े बनवाऊंगी भाभी से। हाँ हाँ, जैसे मैं डिजाइनर इसकी शादी के कपड़े सिलने के लिए ही बनी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों कशिश दीदी? हाँ क्यों नहीं, हल्दी और मेहंदी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी ननद की शादी का जोड़ा तो मैं बना ही दूंगी। अरे आप लोग बातें ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? ऐसे अमीर बहू बात को बदल देती है और रात को उसकी ननद गुस्से में वहाँ पर आती है। भाभी, हाँ आपने मुझे झूठी तसल्ली दे देकर अब तक मेरे लिए वो ड्रेस नहीं बनाई, लेकिन अब मेरी शादी का जोड़ा आप ही डिजाइन करेंगी। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? और अगर मैंने वो ड्रेस नहीं बनाई तो उसका कारण भी है। अब शादियों का सीजन चल रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के ऑर्डर पड़े हैं मेरे पास, अब उन्हें छोड़कर मैं तुम्हारे लिए ड्रेस बनाऊं? कैसी भाभी हैं आप, अपनी ननद के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकाल सकती? देखो भाभी, आपने खुद सबके सामने कहा था कि आप मेरी शादी का जोड़ा डिजाइन करेंगी, अगर आपने नहीं किया तो सबके सामने आप झूठी कहलाएंगी। इतना बोलकर ननद वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय निकलता और सभी शादी की तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही गरीब माँ बेटा भी पैसों का हिसाब कर रहे थे। माँ, हलवाई वाली से बात हो गई है और पैसे भी उसे दे दिए हैं। आप कह रही थी कि तन्वी का लहंगा खरीदना है। नहीं नहीं बेटा, वो तो बहू ही सिल देगी। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है कि शादी का सीजन चल रहा है, भाभी के पास पहले से ही बहुत काम है और ऊपर से वो शादी के लिए आप सभी के कपड़े सिल रही हैं। अब ऐसे में मैं अपना शादी का जोड़ा उन्हें सिलने के लिए कैसे दे सकती हूँ? वहीं दरवाजे पर खड़ी उसकी भाभी ये सब बातें सुन लेती है और ननद के सर पर हाथ फेरते हुए कहती माँ है, जी, मेरी इकलौती नंद की शादी है, भले ही मेरे पास कितना भी काम हो, लेकिन उसकी शादी का जोड़ा तो मैं ही सिलूंगी और ऐसा सिलूंगी कि शादी में आए सभी लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं, शादी का जोड़ा खरीदने में कितना खर्चा आएगा ये तो तुम जानती ही हो ना। मुझ पर भरोसा रखो, मैं बहुत अच्छा सिलूंगी। उसके बाद गरीब भाभी अपनी ननद के लिए रात रात भर जाग कर उसके लिए लहंगा सिलती है और दिन में लोगों के कपड़े सिलती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर भाभी वो बस अपने कस्टमर में ही लगी रहती है और वो अपनी ननद के लहंगे की बात को भूल जाती है। और शादी के ठीक एक दिन पहले उसे याद आता है कि उसे अपनी ननद के लिए लहंगा तैयार करना था। हे भगवान, कल इसकी शादी और मैंने तो इसकी शादी की ड्रेस सिलने की कोई तैयारी ही नहीं की है। परफेक्ट, 1 साल पहले क्लाइंट ने तो इसे रिटर्न कर दिया था, अब ये रिंकी के काम आ जाएगा। उसके बाद अमीर भाभी अपनी ननद को झूठ बोलकर वो लहंगा दे देती है जो साल भर पहले ही रिजेक्ट हो गया। वो लहंगा लेकर बेचारी रिंकी बहुत खुश होती है। तो वहीं दूसरी गरीब बहू अपनी ननद के लिए बहुत ही शानदार डिजाइनर लहंगा तैयार करती है। उसके बाद बारात आ जाती है और दोनों बहनें अपनी अपनी ड्रेस पहने बाहर आती हैं। अरे वाह, तन्वी का लहंगा तो कितना सुंदर लग रहा है। सच में बहुत ही अच्छी फिटिंग है और ये रंग भी उस पर बहुत खिल रहा है। एक तरफ जहां सभी मेहमान गरीब बेटी के लहंगे की तारीफ कर रहे होते हैं, तो थोड़ी देर बाद कुछ औरतें रिंकी के लहंगे की बातें करने लगती हैं। अरे विनीता, ये तो वही लहंगा है ना जो क्लाइंट को पसंद नहीं आया था, इसीलिए उसने कशिश को वापस कर दिया था। हाँ तो सही कह रही है, लेकिन ये पुराना लहंगा कशिश ने अपनी ननद को क्यों चिपका दिया? उन सभी की बातें सुनकर वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसके पीछे पीछे उसकी गरीब भाभी भी गिफ्ट देने के लिए जाती है और उसे रोता हुआ देखकर बात पूछती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी। देखो, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता और इस समय किसी से शिकायत करके कोई फायदा नहीं। ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। तन्वी के साथ मैंने तुम्हारे लिए भी लहंगा सिला था, पहले नहीं दिया ये सोचकर कि भला तुम क्यों पहनोगी, लेकिन अब उम्मीद करती हूँ तुम्हें पसंद आएगा। इतना बोलकर वो गिफ्ट देकर चली जाती है। उसके बाद रिंकी उस लहंगे को खोलकर देखती है तो उसे वो काफी पसंद आता है और बाहर उसे पहन कर आती है। तो सभी मेहमान उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये देख गरीब भाभी को बहुत अच्छा लगता है। एक गांव में ममता नाम की औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। ममता दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना घर संभालती थी। शाम ढलने वाली है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मलबा ढोना होगा ताकि 2 पैसे बन जाएं। थोड़ी देर में शाम ढल जाती है। वहाँ का मालिक शांतिलाल उनसे कहता है, चलो चलो, शाम ढल गई है, अब बाकी का बचा कुचा काम कल होगा। सभी जल्दी जल्दी लाइन में लग जाओ। ये लो दामोदर, तेरे 200 रुपए और
ये लो जमुना बहन, आज तुमने अपनी दिहाड़ी से दुगना काम किया है, इसलिए ये 400 रुपए तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है जमुना बहन, ये पैसे तुम्हारे हक और मेहनत की कमाई है। तुम इस बढ़ती उम्र में भी इतनी मेहनत करती हो, ये तो एक माँ ही कर सकती है। मगर ये सतयुग का जमाना नहीं है जमुना बहन, जहाँ राम और श्रवण जैसी औलाद हुआ करती थी। भाई कलयुग का जमाना है, जहाँ आजकल के बच्चे अपने गरीब माँ बाप के किए गए एहसानों को एक पल में भुला देते हैं और उन्हें बुढ़ापे में घर से भी निकाल फेंकते हैं। ऐसे नहीं है भाई साहब, मेरी बेटी को एहसास है कि उसकी गरीब विधवा माँ ने कितनी मुसीबतों से उसे पाला है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब ममता घर लौटने लगती है। इस भरी दुनिया में ममता का उसकी बेटी के अलावा उसका कोई नहीं था। पर क्या उसकी बेटी आगे अपनी माँ का सहारा बनेगी? अरे माँ, आ गई आप? मैं बस खाना बनाने जा रही थी। नहीं पल्लवी, इस माँ के होते हुए मेरी बेटी को खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस पढ़ाई कर। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी चूल्हे चौके में उलझ कर रह जाए, और तेरी भी जिंदगी तेरी इस गरीब लाचार माँ की तरह गरीब मजदूर बनकर रह जाए। ऐसा कहते ममता की आंखों में आंसू भर आए। फिर ममता चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी पल्लवी मन में सोचती है, शुक्र है बाल बाल बच गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर मेरे हाथ पैर काले काले हो जाए। उसके बाद पल्लवी स्टडी करने लग जाती है। तभी चूल्हे के धुएं से पूरा घर भर जाता है और उस वजह से पल्लवी परेशान हो जाती है। तभी ममता कहती है, ओह, मेरी बच्ची तू गर्मी से परेशान हो रही है, अपनी माँ को बता देती। बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए मैं चूल्हा घर के अंदर उठा लाई थी। मगर कोई बात नहीं, कल से मैं आंगन में ही खाना बना लूंगी। ममता अपनी बेटी पल्लवी से बहुत प्यार करती थी और वो उसको कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। ममता उसके लिए हमेशा नए कपड़े लाती थी। अब ऐसे ही समय निकलता गया। पल्लवी की पढ़ाई पूरी हो गई और उसको एक बड़े शहर में नौकरी मिल गई। माँ, आपकी बेटी को दिल्ली में नौकरी मिल गई है और उन्होंने हमें रहने के लिए अच्छा सा घर भी दिया ये है। सुनकर ममता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि औलाद की कामयाबी पर माँ बाप ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ओह गॉड, ये मेरी गरीब माँ भी खुशी के मौके पर रोना धोना शुरू कर देती है। भगवान करे मेरी बेटी खूब तरक्की करे। अगर तेरे बाबूजी आज जिंदा होते तो बहुत खुश होते, मगर वो हैं तो नहीं ना माँ। कल सुबह हम शहर के लिए निकल जाएंगे, बस आप जरूरी का ही सामान लें। ये सुनकर ममता के दिल पर बहुत बुरी गुजरती है। अब पल्लवी के नौकरी लगने के बाद उसमें एकदम से घमंड आ गया था। अब अगले दिन सवेरे दोनों माँ बेटी शहर के लिए निकल जाते हैं और अपना नया पूरा घर देखते हुए पल्लवी सोचती है, ओह गॉड, ये नीचे का कमरा कितना गंदा, पुराना और कंजेस्टेड है, मगर ऊपर का घर नया बना है और वहाँ का इंटीरियर और पीवीसी वर्क भी बहुत अच्छे से हुआ और वहाँ मेरी जरूरत का सब कुछ है। माँ, मैं क्या सोच रही थी, आप ना यहाँ नीचे रहना, ऊपर के हिस्से में मैं रह लूंगी। वैसे भी आपकी उम्र बहुत हो गई है। अब पल्लवी ऊपर बेड पर जाकर आराम से सो जाती है और वो बेचारी बूढ़ी माँ काफी देर तक रसोई में काम करती रही और जब अपने कमरे सोने आई तो पंखा खराब हो गया। हे भगवान, ये पंखा तो चलते चलते बंद पड़ गया। अब इतनी गर्मी में मैं कैसे सोऊंगी? मगर पल्लवी भी सो गई होगी, उसे नींद से जगाना ठीक नहीं होगा। दिन भर की थकी हारी ममता गर्मी में ही सो जाती है, जिसके बाद अगले दिन सुबह पल्लवी जींस टॉप पहने नीचे आती है और नाश्ता नहीं मिलने पर अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? अपनी माँ को माफ कर दे बेटी, वो कल पंखा खराब हो गया था इसलिए नींद नहीं आई थी। मैं अभी कुछ बना देती हूँ। अब रहने दो, मेरे पास आपकी तरह फालतू टाइम नहीं है। मुझे टाइम पर ऑफिस पहुँचना है। ऊपर जाकर मेरे कमरे की सफाई कर देना। ये कहकर पल्लवी गुस्से में घर से निकल जाती है और ऑफिस के बाद से पल्लवी लेट रात तक दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती और ममता उसका इंतजार करती रहती थी। सुबह के 4 बज गए मगर अब तक पल्लवी घर नहीं लौटी है।
हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। तभी नशे में धुत होकर पल्लवी घर आती है। बहारों की रुत है, फिर भी मेरे बाग का फूल मुरझाया हुआ है। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो वो यार का सताया हुआ है। पल्लवी, तू शराब पीकर आई है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था जब मेरी बेटी शराब पीकर आए। अपनी माँ की बात सुनकर पल्लवी गुस्से में बोतल तोड़ देती है। तुम होती कौन हो मुझे रोक टोक करने वाली? ये मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जैसे मर्जी जीऊं। ऐसा बोलकर पल्लवी नशे में अपने कमरे में जाने लगती है तो ममता आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले जाती है और सुला देती है। एक काम करती हूँ, आज रात पल्लवी के पास ही सो जाती अब हूँ। ममता भी अपनी बेटी के पास ही सो जाती। अगले दिन सुबह जब पल्लवी अपनी माँ को बिस्तर पर देखती है तो गुस्से में कहती है, माँ उठो, मैं कहती हूँ उठो। क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? इस मखमल के बिस्तर पर मेरे साथ सोने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। अब ममता को बेइज्जत करके पल्लवी वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही एक दिन अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना, तुम सबका ही तो घर है। कौन था बेटी? मेरी फ्रेंड थी। कल वो सभी हमारे घर आ रहे हैं, तो प्लीज मेहरबानी करके उनके सामने अपना जाहिलपना मत दिखाना। अगले दिन सुबह उसके दोस्त घर आते हैं। हाय पल्लवी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आओ ना अंदर आओ, चलो ऊपर चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ममता उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर ऊपर जाती है। ये लो बेटी, तुम भी लो बेटा। अरे पल्लवी, ये कौन है? इनसे तो तूने हमें मिलाया ही नहीं। फिर पल्लवी घमंड से अपने दोस्तों से कहती है, ये कोई वीआईपी थोड़ी है जिसे तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊं। समझ लो ये मेरे घर की मेड है, जिसको रहने के लिए मैंने अपने घर के नीचे की जगह दी है। मगर पल्लवी, तेरी शक्ल तो बिल्कुल इनकी शक्ल से मिल रही है। पल्लवी के दोस्त के इतना कहते ही ममता कहती है, क्योंकि मैं बदनसीब पल्लवी की माँ हूँ बिटिया, मगर मैं गरीब हूँ और पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए मेरी अमीर बेटी ने मुझे नौकर बना दिया। शायद मेरी बेटी अपनी माँ के किए मेहनत और एहसान को भूल चुकी है। पल्लवी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम हमसे झूठ बोलोगी। हम चाहे कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के बिना हमारा कोई वजूद नहीं। और जिस दिन तुम्हें यह एहसास होगा, तब तक कहीं देर ना हो जाए। पल्लवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपनी माँ से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, अमीरी के कारण मैं घमंडी हो गई थी, मगर आज मेरी आंखें खुल गई। आज अगर तुम न होती तो मैं कुछ भी नहीं होती। बस कर मेरी बच्ची, मत रो। तू जानती है ना, तेरी ये गरीब माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। पल्लवी के आंसू पूछते हुए ममता उसे गले से लगा लेती है। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।